क्या डोनाल्ड ट्रम्प जीनियस है या डोनाल्ड ट्रम्प मैडमैन है? तो डोनाल्ड ट्रम्प की जो सबसे खास चीज़ है कि आप उसकी बातों से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो कह रहा है वाक़ई इसका मतलब ये है कि लेटर ऑफ मार्क की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, अमेरिका के पास आज भी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोच रहा है कि किस तरीके से मेरा फ़ायदा होगा और उसके लिए मुझे चाहे लूट-खसोट करनी पड़े तो मैं करूँगा। कोई भी इतना एक्सप्लिसिट लीडर नहीं रहा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बोला तुम सूट क्यों नहीं पहन के आए? इस तरह का खेल रचा रहा है कि एशिया के लोग और यूरोप के लोग खुद को ही दोषी मानना शुरू कर दें। डू यू थिंक कि वो ये डेलिबरेटली कर रहा है या वो ऐसा ही है? स्टेबल कॉइन के ज़रिए और ब्लॉकचेन के ज़रिए एक ऐसी दिशा में डाल दिया जिस दिशा के अंदर अब वहाँ के बैंक्स, वहाँ की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ और खासकर वहाँ की जो मैग 7 कंपनियाँ वो इस तरफ जाएँगी। ये जो टैरिफ्स की अनाउंसमेंट करता है, इसका एक सेट पैटर्न देखा गया। किसी द्वंद के अंदर आप दूसरे को पॉलिटिकली पैरालाइज़ करना चाहते हैं, हुँ। तो उसको कन्फ्यूज़ कर दो। बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके जो उसने एक स्टांस चेंज किया अपने इस टर्म में, इज़ ही सीरियस अबाउट इट? आप मुझे बताइए कि क्या ये उन देशों की फिएट करेंसीज़ के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं होगा? बिल्कुल डायरेक्ट अटैक। जब इकोनॉमी में लोग यूएस डॉलर को यूज़ करना शुरू कर देंगे तो कंट्रोल तो हो ही गया आपका। फाइनेंशियल हाँ, सॉवरेनिटी तो खो ही दी। आप आपने आज अपने देश की खो दी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी। जो देश हाई इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट और फॉरेन एक्सचेंज फ्रंट के ऊपर आईएमएफ के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, वो अमेरिका के इस क्रिप्टो एयर ड्रॉप सिस्टम को रोक ही नहीं पाएंगे। डॉलर को मैं फाइनेंशियल वायरस कहूँगा। क्या नाम दिया है आज? फाइनेंशियल वायरस। अमेरिका क्रिप्टो को ग्लोबल फिएट हुँ, करेंसीज के खिलाफ एज अ वेपन यूज कर रहा है, तो हुँ, ग्लोबल कंट्रीज के पास क्रिप्टो का डिफेंस बनाए बिना कोई चारा नहीं है। इसीलिए मैं हुँ। ऑन चेन सॉवरेन करेंसी फ्रेमवर्क की बात करता और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको पता है। इस वायरस से भिड़ने का नेशंस के लिए इलाज सिर्फ बिटकॉइन है और इंडिविजुअल लेवल पे तो इलाज ही नहीं है अभी। हम डोनाल्ड ट्रंप के टेंट्रम्स के अंदर इतने उलझे रहते हैं कि उसकी बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे वो असल में उस टेंट्रम के जरिए क्या छुपा रहा है, हम उसके बारे में सोचते ही ओह! नहीं। आपको लगता है सर कि अपनी नाकामियों को छुपाने का और अपने डेट को जो ये अनकंट्रोलेबल डेट है, इसको भी मैनेज करने के लिए ये नाटक दिखाया जा रहा है दुनिया को और पीछे कुछ और हो रहा है? अमेरिका बिगेस्ट एवर मनी प्रिंटर एज में एंटर कर चुका है। आज चाइना की अपनी पॉलिसी है, अमेरिका की अपनी पॉलिसी है। व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ द रेस्ट? इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी डॉलर का स्टेबल कॉइन का मुकाबला कर ही नहीं सकती, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, वेनेजुएला हो, ईरान हो, कोई भी हो। ओवरऑल आपका क्या टेक है इस बढ़ते हुए गोल्ड के भाव पे और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है गोल्ड और सिल्वर? अगर हम सेंट्रल बैंकिंग के इन्फ्लेशनरी मॉडल के साथ चिपके रहेंगे, तो अमेरिका के लिए अगले 5 साल में रुपये को तबाह करना बहुत आसान है। We have to take some drastic, extreme, risk-taking steps, and we have to do something extraordinary to face the extraordinary situation. So पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार एक ऐसा लीडर हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के रूप में जो एक ही सेंटेंस से मतलब एक ही अपने वाक्य से वो पूरी आधी दुनिया को खुश कर सकता है और आधी दुनिया को नाराज कर सकता है एक ही सेंटेंस से। और पहली बार ऐसा देखा गया है कि जितने उसके चाहने वाले कल्ट फॉलोइंग होती है, तो डोनाल्ड ट्रंप की अगर कल्ट फॉलोइंग है, तो उतने ही उससे नफ़रत करने वाले लोग भी हैं। दुनिया में कुछ लोग उसे एज़ अ पीस का मसीहा देखने लगे हैं, कि यार वाक़ई ये तो बहुत ही बड़ा एक ऐसा लीडर है जो वाक़ई पूरी दुनिया में जो शांति लेके आया है और अपने आप को शांति दूत भी वो क्लेम करता है और उसने तो यहाँ तक बोल दिया नॉर्वे को कि तुमने मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं दिया, इसीलिए मेरे को ग्रीनलैंड चाहिए। तो ये उसका पागलपन है। सो दुनिया इस वक़्त इतनी कन्फ्यूज़ स्टेट में है कि आज से पहले शायद ऐसा लीडर नहीं आया, जिसने दुनिया को लिटरली पोलराइज़ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को लेके व्यूज़ जो हैं आपको एक्सट्रीम मिलेंगे, मिडल वाला कुछ नहीं है। या तो लोग उसे चाहते हैं या लोग उससे दिल भर के नफ़रत करते हैं। आज से पहले जो लीडर्स आए, तो उनमें किसी भी दुनिया के वो ठीक है मिक्स्ड एक ओपिनियन है, गुड और बैड क्लैरिटी नहीं है, बट डोनाल्ड ट्रंप इज़ लाइक एक्सट्रीम। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को इस टाइम एक रियलिटी शो की तरह कर दिया है। जैसे एक रियलिटी शो में होता है ना लाइव एक्शन हर दिन सुबह उठ के पता ही नहीं वो क्या बोल दे। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में मैं कहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर भी है। क्योंकि लोग जितना उसको सुनना चाहते हैं, उसके ट्वीट्स को पढ़ना चाहते हैं, उसके ओपिनियंस को सुनना चाहते हैं, उसके वीडियोज़ को लिटरली मैंने पहली बार देखा कि किसी पॉलिटिकल लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लोग सुनना चाहते हैं। नॉट जस्ट कि वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। नहीं, बिकॉज़ डोनाल्ड ट्रंप इज़ फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ ड्रामा एंड फुल ऑफ सस्पेंस, फुल ऑफ थ्रिलर। डोनाल्ड ट्रंप जब स्क्रीन पे होता है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई एक मूवी चल रही है, जिसमें सारे चीज़ें मतलब आप ये कह ही नहीं सकते कि ड्रामा एक्शन है या प्रोबेबली यहाँ रोमांस की कमी है।
शायद सिर्फ़ एक रोमांस की ही कमी है, बाकी डोनाल्ड वो भी शायद ऑन स्क्रीन नहीं है, ऑफ स्क्रीन हो सकता है। बट ऑन स्क्रीन आपको एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं लगती। इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल नेता और उसके अराउंड पॉडकास्ट ना हो, ये नहीं हो सकता यार। आज का जो पॉडकास्ट है, वो कोई बायस्ड साउंड नहीं करेगा आपको। आज हम ये डिसाइड करने नहीं आए क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प जीनियस है या डोनाल्ड ट्रम्प मैडमैन है। मैं नहीं बोलूँगा ना सुनील सर इस मूड में कि हम कोई वर्डिक्ट दें। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे, दोनों एस्पेक्ट पे बात करेंगे। लास्ट में आप खुद डिसाइड करोगे कि ये जो पॉलिटिकल लीडर है, ये मैडमैन है या जीनियस है। ये इतना बड़ा जीनियस है कि सिस्टम इस इतना रेडी नहीं था, इस तरह के आदमी को हैंडल करने के लिए। ये भी हो सकता है कि सिस्टम ही रेडी नहीं था। सिस्टम को पता ही नहीं था कि ऐसे आदमी को हैंडल कैसे करना है। सो प्रॉब्ली क्या ये वन ऑफ इंसिडेंट है या इससे पहले भी कोई मैडमैन आए हैं? क्या अगर हम देखें तो अडोल्फ हिटलर, क्या उस कैटेगरी में इसको डालें? क्या आज से पहले ऐसा कोई आया है? तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे और हम आज एक्चुअली बात ऐसे शख्स से कर रहे हैं जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस को, जो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को 15 साल से ना सिर्फ पढ़ा है, पढ़ाया है। कई किताबें बिटकॉइन के ऊपर किताब लिखी है, कई किताबें पढ़ी हैं, कई दुनिया के इकोनॉमिस्ट से लेके प्रोफेसर्स रहे हैं। मतलब ये हमारे साथ जो शख्स है एक्चुअली वो बिल्कुल एप्ट है और इन्होंने ना कुछ डेकेड्स देखे हैं। इन्होंने शायद वो डेकेड इंदिरा गांधी का डेकेड भी देखा है। इन्होंने ये डेकेड मिखाइल गोर्बाचेव का डेकेड भी देखा है। पुतिन का डेकेड भी देखा है, बुश का डेकेड भी देखा है, क्लिंटन का डेकेड भी देखा है और अब ये डोनाल्ड ट्रम्प का डेकेड भी देख रहे हैं। तो इनसे बेहतर इंसान नहीं है आज इस पे चर्चा करने के लिए। सो सुनील सर वेलकम। आई होप आपको एक बेस मैंने बना के दिया है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट, इजंट इट? श्योर काशिफ, बहुत-बहुत शुक्रिया बिटेनिंग पर मुझे बुलाने के लिए। तो सर अगर हम शुरुआत करें, इसी से शुरू करते हैं कि हमने ये टॉपिक जब लिया और इनफैक्ट ये टॉपिक आप ही ने सजेस्ट किया कि यार काशिफ, पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स पे बात चल रही है और जियोपॉलिटिक्स एक ही चीज शख्स पे तो सेंटर हो गई आके। भाई जियोपॉलिटिक्स ऐसा क्या हुआ है? पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक बंदे के ट्विटर हैंडल पे आके बेस हो गई है। तो और उसी के बारे में बात ना हो तो ये तो अन्याय है। तो आप ही ने ये सजेस्ट किया था कि इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। तो आपका क्या टेक है टू बिगिन विद ओपनिंग थॉट्स? काशिफ, बात पता क्या है कि दुनिया में जब बड़े चेंजेस होते हैं ना, हुँ, तो बड़े चेंजेस चेंज हो रहे हैं, वाक़ई में हो रहे हैं, ये इम्पैक्ट आने में थोड़ा हुँ, वक़्त लगता है। पर जो बड़े डिसीजन मेकिंग लेवल पर बैठा होता है, उसको ये डिसीजन लेने पड़ते हैं और उन डिसीजंस के अंदर ना आप पूरी तरह से क्लियर हो सकते हैं, ना आप पूरी तरह से छुपा सकते हैं। तो बीच का मामला होता है। तो जब बीच का मामला होता है, तो आपको एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी चाहिए होती है, जिसके बोलने का तरीका, जिसके काम करने का तरीका, जिसका लोगों के साथ डील करने का तरीका ऐसा हो कि जिसका कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। यानी कि वो एक ऐसा टीवी के डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग की तरह का कैरेक्टर हो जाए कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये सही में मुक्का मार रहा है कि झूठा-मूठा मुक्का मार रहा है। डब्ल्यू रेसलिंग में 2 किस्म की रेसलिंग होती है। एक रियल रेसलिंग होती है, दूसरे को के-फैब रेसलिंग कहते हैं। के-फैब रेसलिंग का मतलब होता है कि वो दिखा रहे हैं, लड़ रहे हैं, पर असल में लड़ नहीं रहे होते। तो डोनाल्ड ट्रम्प की जो सबसे खास चीज़ है कि आप उसकी बातों से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो कह रहा है, वाक़ई इसका मतलब ये है कि नहीं। तो उसने पॉलिटिकल अ ड्रामा को और डब्ल्यूडब्ल्यू की रेसलिंग को दोनों को ऐसे मर्ज कर दिया है। तो इसलिए हम लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये सोची समझी चाल है कि ये अपने आप हो रहा है। तो इसलिए ये सवाल पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक जीनियस है या एक मैडमैन है। मैं आपसे इस चीज़ से शुरू करता हूँ कि पॉलिटिकल गलियारे में जीनियस का और मैडमैन का मतलब क्या? अगर हम बोलें कि पागलपन और जीनियस,
पॉलिटिकल गलियारे में इसका मतलब क्या है? लिटरल टर्म्स में तो हम यही कहेंगे जीनियस तो इंटेलिजेंट होता है और मैडमैन जो होता है वो पागल होता है, भाई लिटरल मीनिंग तो यही है। बट क्या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जीनियस और मैडमैन किसे कहेंगे? देखिए, मैं प्राइमरली एज्यूम करके चल रहा हूँ कि हुँ, डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो क्या कर रहा है, और वो उस मामले में समझता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, और उसके पीछे के लोग उसको जो गाइड कर रहे हैं वो भी इस बात को समझते हैं। बट इसको थोड़ा सा ना क्लैरिटी के लिए मैं हुँ, आपको लगभग 200-250 साल पीछे लेके जाना चाहता हूँ, जब अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं था, बट उस समय इंग्लैंड सुपर पावर था। पर इंग्लैंड की जो पावर थी वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में धीरे धीरे कम हो रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी था, आज से लगभग 200-250 साल पहले। तो उस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के ऊपर इंग्लैंड का कब्जा था। और वो जब वहां वॉर हुई, नॉर्थ वर्सेस साउथ की वॉर हुई, या उससे पहले भी 1776 में और हुँ, 1789 में जब वॉर हुई, तो उससे धीरे धीरे इंग्लैंड का कंट्रोल खत्म हो गया। ओके। बट इन समयों के अंदर जब किसी की पावर का स्टेटस क्लियर नहीं था कि असल में सुपर पावर ब्रिटेन है या अमेरिका हुँ, है, तो एक बहुत ही कमाल का एक ट्रेडिशन शुरू हुआ। हुँ, और उस ट्रेडिशन को सुन के आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हुँ, उस ट्रेडिशन का नाम था लेटर ऑफ मार्क एंड रिप्राइजल। लेटर ऑफ मार्क एंड रिप्राइजल, ये लगभग 1812-13 के आसपास ये ट्रेडिशन शुरू होता है और काफी देर तक चलता है, लगभग 50 एक साल। ये ट्रेडिशन असल में क्या है? ये ट्रेडिशन ये है कि एक देश की कांग्रेस या एक देश का जो रूलर है, वो अपने देश के जहाज़ों को रिटन ओपन लेटर के ऊपर अथॉरिटी दे रहा है कि आप दुश्मन देश के जहाज़ों को या दुश्मन देश के किसी भी वेसल को अटैक कर सकते हो, उसके सारे सामान पर कब्जा कर सकते हो, उसके लोगों को मार सकते हो, और वो जो सामान आपने लूटा है, उसका 20% आप सरकारी खाते में जमा करा दो और 80% आपका। और इन जो इस लेटर ऑफ मार्क से होता क्या था कि जो प्राइवेट शिप रन करने वाले लोग होते थे, उनका बिहेवियर बेसिकली एक पायरेट शिप जैसा हो जाता था। एम आई राइट? अब इससे राजा को या सरकार को क्या फायदा हुआ? उन्होंने कोई सेना नहीं पाली, पर उन्होंने एक प्राइवेट प्लेयर को अपनी सेना का एक्सटेंडेड सिपाही बना दिया, और दुश्मन को भी इसका डर लगना शुरू हो गया। गॉट इट? हुँ, अब ये ध्यान से आप देखिए कि ये जो लेटर ऑफ मार्क है, ये बहुत बड़े तादाद में पहले ब्रिटेन इशू करता था, फिर अमेरिका इशू किया करता था। बट ये लेटर ऑफ मार्क की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, अमेरिका के पास आज भी है। आर्टिकल 1 सेशन 8 उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका ने ये पावर जो कांग्रेस के पास है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका एक ग्लोबल रिपब्लिकन ऑर्डर की बजाय एक ग्लोबल एम्पायर बन रहा है। यानी कि वो सभी देशों को, सभी नेशंस को सॉवरन इक्वलिटी के लेवल पर ट्रीट करने की बजाय अब वो अपने देश को एक एम्पायर की तरह ट्रीट कर रहा है, और उस एम्पायर को जो चीज ठीक लगेगी वो चीज वो करेगा। अब आप
इस लेटर ऑफ मार्क एंड रिप्राइजल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसको लागू करें वेनेजुएला के ऊपर। अब वेनेजुएला के अंदर उसने 2 देशों के बीच में लड़ाई नहीं शुरू की। उसने सिर्फ एक कमांडो आर्मी उतारी, कमांडो आर्मी से वहां के राष्ट्रपति को पकड़ा, उनकी डिसीजन मेकिंग को बिल्कुल नेस्तनाबूद किया, और वहां के जितने भी जहाज निकल रहे हैं उनके जहाजों को उनकी प्राइवेट जो ऑयल कंपनियां वो कब्जा करती हैं, उस तेल को बेचती हैं, और जो पैसा होता है वो कतर के बैंकों में, अमेरिका के बैंकों में नहीं, कतर के बैंकों में हुँ, डिपॉजिट कर देती हैं अंडर अमेरिकन नेम। हुँ, गॉट इट? हाँ, उसी तरह की धमकी वो अब ग्रीनलैंड को दे रहा है कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। उसी तरह की धमकी वो अब कोलंबिया को भी दे रहा है। ठीक? सवाल ये है कि ये ऐसा अमेरिका है जो अमेरिका अब ग्लोबल इक्वलिटी के बारे में, या दुनिया के अंदर लोगों को बराबर की इज्जत, चाहे वो यूरोप को इज्जत देने की बात है या वो इंडिया को इज्जत देने की बात है, वो उस फ्रेमवर्क में सोच ही नहीं रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा है कि किस तरीके से मेरा फायदा होगा, और उसके लिए मुझे चाहे लूट खसोट करनी पड़े तो मैं हुँ, करूंगा। अब ये बात अमेरिका के अंदर उनका कोई कांग्रेसमैन, उनकी कोई रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक का पार्टी का बंदा ये सरेआम नहीं कह सकता है कि भाई हम अब लुटेरे हो गए हैं। बट अगर उनकी बजाय एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर हो जो कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, और उसकी बातों का दाएं भी मतलब निकल सकता है और बाएं भी मतलब निकल सकता है, तो ऐसे माहौल में जब अमेरिका बुरी तरह से कंफ्यूज हो चुका हुआ है, अब सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, पर वो दुनिया को ये जग जाहिर नहीं करना चाहता, तो इसके लिए एक आधा अधूरा मुखौटा आधा अधूरा मुखौटा बनने का काम डोनाल्ड ट्रंप बहुत बढ़िया कर रहा है। तो उस लेवल पर ये उनकी पॉलिटिकल जीनियस है कि वो अपने पूरे के पूरे जो पॉलिटिकल स्टैंड के अंदर जो बदलाव आ रहा है वो लोगों को कंफ्यूज रख रहे हैं। ओके, तो मैं इसको सरल भाषा में ऐसे बोलूँ कि एक तरीके से उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये जायज़ है कि जो उन मतलब मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में जो मैं समझ पाया आपकी बातों से, कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ परफेक्टली ओके कि अगर उनकी सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है उनको या उनके इंटरेस्ट में कुछ उनके फ़ेवर में कोई चीज़ है, तो उसके लिए वो जायज़ है किसी पे अटैक करना और किसी को कैप्चर करना। लिटरल मीनिंग तो यही हुआ ना सर? हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है। अरे! और ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है? हाँ, आर्टिकल 1 सेशन 8। ओह! यार ये मैं तो मतलब कई बार ही सोचता हूँ कि फ़ो हमारी इतनी उम्र हो गई, हमें ये चीज़ पता ही नहीं है और उनका कॉन्स्टिट्यूशन इस नफ़रत को और इस वायलेंस को बढ़ावा देता है कि उनके हित में अगर नहीं कोई बात है, नहीं, नहीं तो उसको वो कर लें। उस तरह से हम मत लें। सवाल यहाँ ये है, हुँ, सवाल हम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जीनियस का डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हाँ, ये वही अमेरिका है जो पिछले 50 साल से हाँ, 1970 से लेकर 1922-24 तक दुनिया की शिपिंग लाइंस और फ्री ट्रेड को बचा रहा था। हाँ, ठीक है? ये वही अमेरिका है, और आज ये वही अमेरिका है जो इसने अपना रोल रिवर्सल करके अब हुँ, वो जो चाहे करना चाह रहा है। सो बेसिकली ये जो रोल रिवर्सल है, हुँ, ये बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जो प्रेरणा है, वो आज से 200 साल पहले की स्थितियों से लेनी चाहिए कि जब एक सुपर पावर का ग्लोबल स्टेटस डाउन होता है, तो वो क्या कर रही है, अमेरिका हुँ, सिर्फ इस बात का फैसला कर रहा है कि अगर दुनिया के ऊपर अपनी सुपर पावर नहीं बचा पाए, हुँ, तो हुँ। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, अपनी पावर बचाने के लिए वो अब ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसको आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली में इस आर्टिकल को या इस प्रोविज़न को एक्सप्लॉइट तो उनके और प्रेसिडेंट्स ने भी किया है पास्ट में।
चाहे अगर इराक पे हमला करना है या सपोज़ लीबिया पे करना है या किसी और देश पे करना है, उन्होंने इसका फ़ायदा तो पास्ट में भी उठाया है इस प्रोविज़न का, और उनको उनको लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा ये प्रोविज़न अलाउ करता है और हम कर रहे हैं व्हिच इज़ अंडर द लॉ, मतलब व्हिच इज़ ओके। सो अपने आप को ओके करने के लिए भी तो रीज़न चाहिए ना। बट कोई भी इतना एक्सप्लिसिट लीडर नहीं रहा। ऐसा यस। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत एक्सप्लिसिट है इस चीज़ को लेके कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और उसकी जो ये एक्सट्रीम ओपिनियंस है और जो उसका ये बिल्कुल साफ बोलना एकदम ऑन द फेस कि तुमने मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं दिया, मैं तुम पे अटैक करूँगा। तुमने मुझे ये नहीं करा, तुम्हारी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, प्रॉब्ली अब यही रह गया है, इतना ही रह गया है। हाँ, यस। यार वैसे एक्चुअली उसने ये भी बोल दिया है, उसने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बोला तुम सूट क्यों नहीं पहन के आए? यू रिमेंबर दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस? जिसमें उसने उसको बोला कि भाई ये ड्रेसअप क्या है तुम्हारा? तुम ये टाई और मेरे व्हाइट हाउस में आए हो, तुम ये क्या पहन के आए हो? उसने ये भी कह काशिफ, दिया है। काशिफ, द पॉइंट हियर इज, इन रियलिटी ये इस चीज का इंडिकेशन है कि अमेरिका अब ना तो एशिया और यूरोप को कंट्रोल कर पा रहा है, ना करना चाहता है। इसलिए वो एशिया और यूरोप से साइलेंटली, बिना दिखावे के वो विड्रॉ कर रहा है। और वो विड्रॉ करने के लिए इस तरह का खेल रचा रहा है कि एशिया के लोग और यूरोप के लोग खुद को ही दोषी मानना शुरू कर दें। जैसे आप, इटली की प्रेसिडेंट मेलोनी ने कहा कि अ, डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमें बहुत मौका दिया था कि डेनमार्क को मौका दिया था कि ग्रीनलैंड को लेकर हम सही बातचीत करते हैं, प्रॉपर पॉलिटिकल एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो यूरोपियंस ने उस मौके को ठीक से लिया नहीं, तो इसलिए अमेरिका वो कर रहा है जो आज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। सवाल ये है कि करता जो कुछ भी है डोनाल्ड ट्रंप है, पर दोषी दूसरे को मान रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि अगर जो ईरान के साथ ट्रेड करेगा, हम उसको 25% टैरिफ ड्यूटी एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो इंडिया के ऊपर 50% ऑलरेडी लगी हुई थी। तो हुँ, इंडिया ने वो 25% और ना लग जाए, इसलिए ईरान के चबारा पोर्ट से अपनी पूरी की पूरी जो पार्टनरशिप है वो विथड्रॉ कर ली। क्योंकि इंडिया को ऐसा लग रहा है कि इंडिया दोषी ना हो जाए, अब डोनाल्ड ट्रंप नाराज ना हो जाए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा का पूरा खेल इसलिए रचाया जा रहा है कि कोई भी अमेरिका को इस हिस्टोरिकल सिचुएशन के अंदर ये ना कहे कि अमेरिका दोषी है, दूसरे लोग दोषी हैं, इसलिए अमेरिका ऐसा कर रहा है। ये एक बहुत ही सोची समझी पॉलिटिकल थिएटर चल रही है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है डोनाल्ड ट्रंप की, मतलब जो इस वक़्त हर बंदा एक एंग्ज़ायटी में रहता है। अगर एक इन्वेस्टर एंग्ज़ायटी में रहता है, सोचिए कि आज आप लैटिन अमेरिका में किसी देश के प्रेज़िडेंट हो या आप एशिया में किसी के देश के प्रेज़िडेंट हो, कितनी एंग्ज़ायटी उसने क्रिएट कर दी है, कितनी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है। डू यू थिंक कि वो ये डेलिबरेटली कर रहा है या वो ऐसा ही है? नहीं, ये मैं इसको मानता हूँ कि ये बहुत सोची समझी एक जीनियस प्लानिंग है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं आपको इसके पीछे की कहानी समझाता हूँ। हुँ, देखिए, फंडामेंटली डोनाल्ड ट्रंप एक देश का राष्ट्रपति है, और उस देश के राष्ट्रपति होने के नाते उस देश के जो भी इंटरेस्ट हैं, वो अच्छे हैं बुरे वो बात की बात है, उन इंटरेस्ट को गार्ड करना उसकी जिम्मेवारी है। हुँ, और बिकॉज एज अ हेड ऑफ फैमिली उसका उसके तीन मेजर गोल्स हैं। तीन मेजर गोल्स, वो तीन मेजर गोल्स हैं। सबसे पहले, ग्लोबल लेवल पर डॉलर की पावर को खिसकने से बचाना। एम आई राइट? हुँ, ये पहली उसका गोल है। हुँ, दूसरा गोल क्या है? दूसरा गोल ये है कि अमेरिका के अंदर जो उनकी इकोनॉमी है वो इस समय स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के दम पर ही चल रही है, क्योंकि टॉप 10% अगर कंज्यूम करते हैं तो बाकी लोग खाते हैं। इस तरह से जो स्थिति बनी हुई है, तो उनका जो एम्प्लॉयमेंट, उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो सारा का सारा स्टॉक मार्केट की ग्रोथ पर मैनेज हो रहा है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट को अप रखना उसकी दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तीसरी उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि लोगों के पास
घर खरीदने को, गाड़ी खरीदने को या क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए अब लो मतलब पैसे नहीं है। तो वो अमेरिकन हाउसहोल्ड्स को कैसे फाइनेंस कर सके, कैसे इंटरेस्ट रेट्स को और नीचे लेके आ सके, उसके लिए उनको कम कीमत पर, कम ब्याज दरों पर पैसा कैसे दिलाया जाए। ये 3 चीज़ें हैं, आप इनको दोबारा से काउंट करिए। नंबर 1 कि डॉलर की सुप्रीमेसी कैसे वो बचा के रखे, नंबर 2 अमेरिका की स्टॉक मार्केट को कैसे बचा सके और नंबर 3 उसको किस तरह से वहाँ पर अपने देश के लोगों को फाइनेंशियल पावर देनी है, ठीक है? अब ये तीनों चीज़ों के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मैं तीनों चीज़ों के आपको जवाब देता हूँ, ठीक है? पहला कि डॉलर सुप्रीमेसी बचाने के लिए उसको क्या करना है? डॉलर सुप्रीमेसी बचाने के लिए उसको एक बात तो समझ में आ गई कि दुनिया अब डॉलर डेट नहीं खरीदेगी। एम आई राइट? दुनिया अब डॉलर का जो बॉन्ड है वो नहीं खरीदेगी। चाहे वो सऊदी अरेब हो, चाहे जापान है या चाइना है। तो अगर वो नहीं खरीदेगी तो डॉलर की डिमांड कम होएगी और डॉलर की डिमांड कम होने का सबसे बड़ा सोर्स आएगा ऑयल ट्रेडिंग से। उसने ऑयल ट्रेडिंग वाले लोगों को कि वो अपनी मनमर्जी से ऑयल प्राइसिंग ना कर सके, इसलिए उन्होंने उसने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, क्योंकि वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं। तो उसने पहले दुश्मन की मारी यहाँ पर, ऑयल ट्रेडिंग के जरिए डॉलर शिफ्ट ना हो जाए, ठीक है? दूसरा, अब बॉन्ड मार्केट में जो यूरो डॉलर के अंदर हो रहा है कि डॉलर की डिमांड अल्टीमेटली कम तो होनी ही है ना, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर और ग्लोबल ट्रेड के लेवल पर सरप्लस नेशन है। तो उसके लिए उसने क्या किया, यूरो डॉलर की बजाय स्टेबल कॉइन मार्केट बिल्ड कर दी। यूरो डॉलर में 84% डॉलर डोमिनेट करता है और स्टेबल कॉइन मार्केट में 99% लीड करता है। तो उसने अमेरिकन इकोनॉमी को स्टेबल कॉइन के जरिए और ब्लॉकचेन के जरिए एक ऐसी दिशा में डाल दिया जिस दिशा के अंदर अब वहां के बैंक्स, वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां और खासकर वहां की जो मैक 7 कंपनियां वो इस तरफ जाएंगी, ठीक? तो ये तो पहला जो था कि डॉलर को बचाने के लिए वो क्या क्या कर सकता है, एम आई राइट? दूसरा जो है कि स्टॉक मार्केट को बचाने के लिए वो क्या क्या करेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर उसका बड़ा सीधा मामला है कि अगर टॉप की 7, 8 या 10 कंपनियों की शेयर मार्केट ग्रोथ होती रहती है, तो वो सेफ है। तो उसके लिए उसने पहली बात तो इंश्योर किया हुआ है कि चाहे वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग खत्म करे, जैसे अब क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू हो चुकी है। $40 बिलियन के एसेट्स हर महीने खरीदे जा रहे हैं, विच बेसिकली मीन्स कि अब बैंकों के लिए फंड रेजिंग, थोड़ी सी लिक्विडिटी की कंडीशंस वो ईज कर रहा है। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग उसने शुरू कर दी है। तो जब क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू होती है तो स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रेशर आना खत्म हो जाता है और स्टॉक मार्केट को अप जाना आसान रहता है। ये है नंबर 2। और नंबर 3 है अमेरिका के मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स को फाइनेंसिंग करना। और उनकी मिडिल क्लास की जो हाउस होल्ड फाइनेंसिंग का, उसके लिए उसके पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि वो फेडरल रिजर्व के ऊपर प्रेशर डाल के इंटरेस्ट रेट किसी भी हालत में कम करे, जो जिसके लिए वो पावल को पावल के खिलाफ क्रिमिनल केस भी शुरू कर चुका है, ठीक है? और दूसरा, क्रिप्टो के जरिए, क्योंकि क्रिप्टो बहुत बड़े लेवल पर मिडिल क्लास अमेरिका होल्ड करता है, तो क्रिप्टो को पॉपुलर करने के लिए क्लैरिटी एक्ट और बाकी जीनियस एक्ट वो सारी की सारी चीजें पास करे। ये चीजों से बेसिकली ये इंश्योर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म में इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहा है। तो जो व्यक्ति इन सभी लेवल्स पर कंसिस्टेंट है, आप उसको मैडमैन नहीं कह सकते, क्योंकि वो मैडमैन दिखने की एक्टिंग जरूर कर सकता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो वो डेलिबरेटली है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। पर अगर आप तीनों लेवल्स पर देखें, वो जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत कंसिस्टेंट है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वो बहुत कंसिस्टेंट है। अमेजिंग। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो जो भी उसके एक्शंस हैं वो शायद ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया को लगे कि वो एक मैडमैन है,
बट पीछे से उसकी जो कंसिस्टेंसी है, यहाँ तक कि कल एक बड़ी अच्छी डिकोड करी सर, इफ आई कैन शेयर दिस थिंग विद यू। ये जो टैरिफ्स की अनाउंसमेंट करता है, इसका एक सेट पैटर्न देखा गया। आपने ऑब्जर्व किया सर? कैन यू तो तो एलैबोरेट? तो इसने इसका जो टैरिफ्स का एक अनाउंसमेंट का एक प्रॉपर इसने दिन के अंदर ये दिखाता है। सो बेसिकली द होल सिनेरियो दैट आई लाइक टू एक्सप्लेन यू, कि जैसे थर्सडे के आसपास ये माहौल इसका ऑलमोस्ट फाइनल हो जाता है कि भैया मैं तुम मेरी बात नहीं मान रहा, मैं कुछ करने जा रहा हूँ। फ्राइडे को अनाउंसमेंट कर देगा टैरिफ की। टैरिफ्स को दो भागों में लगाता है। एक लगाता है कि मैं तुम पे इमीडिएट इतना कर रहा हूँ, और फिर मैं तुम पे फला तारीख को, मतलब 2 महीने बाद का टाइम देता हूँ, और अगर ये नहीं हुआ तो मैं तुम पे फिर ये करूंगा, ये इतना और लगा दूंगा। तो जैसे अभी इसने यूरोपियन यूनियन पे बोला मैं 10% लगा रहा हूँ, फ्राइडे को लगाता है, और मार्केट जब क्लोज हो जाती है उसके बाद ट्वीट करता है। जब मार्केट क्लोज हो चुकी होती है तो मार्केट पे फ्राइडे को इम्पैक्ट नहीं आता है। सैटरडे संडे मार्केट्स में भूचाल रहता है, मार्केट्स बंद रहती हैं। सैटरडे संडे के अंदर ये और जो इसने ताड़-फोड़ करनी है, मंडे को इसको पता है मार्केट्स क्रैश होंगी। मंडे को क्रैश होने के बाद ये अगला हफ्ता फिर ये पूरा देता है, क्रैश होने देता है, जो होना है। उसके बाद ये अगले फ्राइडे से पहले-पहले माहौल बनाता है कि ओके आई एम इन टॉक्स। तो इसका एक साइकिल देखा गया कि हर टैरिफ के अनाउंसमेंट को 30 दिन के अंदर सॉल्व कर लेता है। देखिए काशिफ, बेसिकली ना ये एक स्टैंडर्ड फाइटिंग स्ट्रेटजी है हुँ, जो आमतौर पर कुछ बॉक्सर्स या कुछ रेसलर्स यूज करते हैं। अ, आपको याद होगा, एक रेसलर हुआ करता था हल्क होगान। हाँ, हाँ। वो बहुत लंबा चौड़ा सफेद बालों वाला गंजा रेसलर था। हाँ, वो रेसलर का एक बड़ा स्टाइल था कि वो जब भी लड़ता था ना, वो दूसरे को कहता मारो मुझे। हाँ, वो मार खाता जाता था, खाता जाता था, खाता जाता था। जब वो उसको ना गुस्सा आ जाता था ना, तो फिर वो दूसरे को पीटता था। ठीक है? हाँ, हाँ। ये उसका स्टाइल था। अब दूसरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये जब मैं इसको मार रहा हूँ, तो मैं इसको ताकतवर बना रहा हूँ कि मैं इसको कमज़ोर कर रहा हूँ। हुँ, और ये उसकी डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी होती थी। हुँ, देखिए, जब भी युद्ध के अंदर या किसी द्वंद के अंदर आप दूसरे को पॉलिटिकली पैरालाइज़ करना चाहते हैं, हुँ, तो उसको कन्फ्यूज़ कर दो। और ये चीज़ सब जगह हो रही है। आप हुँ, देखिए, इंडिया के साथ भी ऐसा हो रहा है, ईरान के साथ भी ऐसा हो रहा है। अब उसमें बोलने में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बट रियलिटी ये है हुँ, कि टैरिफ को लेकर आज तक इंडिया और यूएसए का कोई समझौता नहीं हो पाया है। इंडिया 50% दे रहा है। हुँ, गॉट इट? इसी तरह से बहुत सारे और देश 50% दे रहे हैं। अमेरिका का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों कम हुआ है। हकीकत है वो चाहते हैं कम हो। हकीकत ये है वो चाहते हैं डॉलर भी कम हो, बट डॉलर ऑब्सोलीट ना हो। तो इसलिए एक बात समझिए कि दूसरे को पॉलिटिकली पैरालाइज करना युद्ध की नीति का हिस्सा है। दुख की बात यह है कि आज हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया है। हम इस टॉपिक को इसलिए चूज कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी पावर्स को, चाहे वो इंडिया है, ईरान है, या और बड़े मुल्क हैं, ब्राजील है, साउथ अमेरिका है, उनको ये समझना पड़ेगा कि इस तरह की बहुत ही शातिर किस्म की जो पॉलिटिकल जगलरी हो रही है शब्दों की और एक्शंस की, इसके पीछे का खेल समझा जाए और उस हिसाब से अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए तैयार किया जाए। क्योंकि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के शॉर्ट टर्म स्टेटमेंट्स के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाएंगे, फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या आप सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। बट वो सफलतापूर्वक छोटे देशों के, डेवलपिंग कंट्रीज के पॉलिटिकल लीडर्स को और पॉलिटिकल एलिट्स को कंफ्यूज करने में कामयाब है। एब्सोल्युटली। सो एक बात बताइए सर, यू थिंक कि जो बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके जो उसने एक स्टांस चेंज किया अपने इस टर्म में, और बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट की बात करता है, फिर साथ में मीम कॉइन भी लॉन्च कर देता है।
तो एक तरफ तो लगा कि यार बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक, बड़ा क्लासिक, वैसे ये वाली चीज ने तो समराइज कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प को। जैसे ही उसने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की बात करी, वो जीनियस लगा। और जैसे ही उसने मीम कॉइन अपना और अपनी बीवी का लॉन्च कर दिया, वो मैडमैन लगा, पागल लगा। सो ये है, मतलब क्रिप्टो से बेहतर उसकी पर्सनालिटी को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि इस टाइम उसके जो डिसीजंस हैं वो एक तरफ जीनियस लगते हैं और दूसरी तरफ वो बिल्कुल प्योर मैडनेस लगता है। सर, आर यू, व्हाट इज योर ओवरऑल टेक? इज ही सीरियस अबाउट इट, या इसको भी वो कुछ पार्ट ऑफ द प्लानिंग की तरह यूज कर रहा है? देखिए काशिफ, लेट्स गो बैक टू लेटर्स ऑफ मार्क एंड रिप्रेजल। लेटर्स ऑफ मार्क और रिप्राइजल क्या होती थी? ये होती थी खुलेआम अपने लोगों को, अपने प्राइवेट हम्म, शिप्स को, अपने लोगों के जो प्राइवेट शिप्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के, उनको आजाद ताकत दे दो कि वो दूसरे देश के, एनिमी देश के शिप्स पर हमला कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, लूट सकते हैं। ठीक है? आप उसी चीज को यूज करो उस कॉन्टेक्स्ट में जहां पर ये पता नहीं है कि कौन ताकतवर है, कौन मजबूत है, किसकी बाउंड्री कहां शुरू होती है, किसी की बाउंड्री कहां खत्म होती है। ये याद रहे कि लेटर्स ऑफ मार्क यूज वही होते हैं जहां बाउंड्री का क्वेश्चन मार्क होता है और पावर का क्वेश्चन मार्क होता है। क्लियर? अब आप उसी दो प्रिंसिपल्स को क्रिप्टो में लेके आइए। क्रिप्टो के अंदर सबसे बड़ा सवाल क्या है कि बाउंड्री है ही नहीं। ये इंडिया की बाउंड्री क्रिप्टो में कहां शुरू होती है, अमेरिका की बाउंड्री कहां खत्म होती है, वेनेजुएला की कहां शुरू होती है, कुछ नहीं। तो पहली बात तो क्रिप्टो एक बाउंड्री लेस वर्ल्ड है। तो यानी कि अगर वो कल को टीथर को जाके कहे कि आप ईरान के अंदर 10 मिलियन लोगों को 10-10 टीथर एयर ड्रॉप कर दो, तो क्या ईरान रोक सकता है? नहीं रोक सकता। उसको इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। इंटरनेट बंद करने का मतलब है कि वो कब तक बंद रखेगा? अपनी इकोनॉमी डेड कर लेगा। आज वो वेनेजुएला में ये करना चाहे, बांग्लादेश में करना चाहे या दुनिया के किसी देश में भी वो अगर टीथर का या स्टेबल कॉइन के किसी फॉर्म का वो एयर ड्रॉप करना चाहे, उसको कोई नहीं रोक सकता। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। क्लैरिटी एक्ट पास हो गया, मान लीजिए, जो हो ही जाएगा, अगले 2-4 महीने की बात है। जुलाई के अंदर चैट जीपीटी कॉइन 500 बिलियन की एफडी पर रिलीज हुए और 10% वो लोगों को एयर ड्रॉप हो जाए। ठीक है? और वो 10% जो एयर ड्रॉप हो वो दुनिया के लगभग 190 देशों में वो 10% का एयर ड्रॉप फ्रीली अनाउंस कर दे, थ्रू मेटामास्क, थ्रू ट्रस्ट वॉलेट, थ्रू व्हाटएवर। आप मुझे बताइए कि क्या ये उन देशों की फिएट करेंसीज के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं होगा? बिल्कुल डायरेक्ट अटैक। अब मुझे इसका बात का जवाब दीजिए। जो देश एक तरफ अमेरिका की टैरिफ वॉर के चक्कर में उलझे हुए हैं, वो इतने बड़े एयर ड्रॉप का मुकाबला कर सकते हैं हम्म। जिसके पीछे कोई सेना नहीं यूज हो रही। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के पीछे दिखाओ कुछ करो कुछ, वो डिफ्लेक्ट करता है अपनी पॉलिटिकल जो ड्रामा ड्रामा के साथ। अब सवाल ये है कि आप अब मान लीजिए मैं इंडिया के किसी टॉप लीडर से बात करता हूं कि ये होने वाला है। आपको ये आप ये नहीं भविष्यवाणी कर सकते थे 2 साल पहले कि डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ लगाएगा, उसने लगा दिया। उसने 25% और टैरिफ की धमकी लगाई, आप ईरान में डर गए। उसने 500% की टैरिफ की धमकी लगाई है, आप फिर डरे हुए हैं। आप तो डरते ही जा रहे हैं और डरते डरते आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि अब उसका चौथा एक्शन क्या होने वाला है। मैं आपको चौथा एक्शन बता रहा हूं कि वो अगर आपके देश में चैट जीपीटी कॉइन या जेमिनी कॉइन या क्लॉड कॉइन का एयर ड्रॉप करेगा, तो आपके देश के 10 करोड़ लोग अगर उस कॉइन को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस केस के अंदर वो ब्लडलेस वॉर है। उससे होगा क्या बिना सर? गोली चलाए, बिना गोली चलाए वो। वो यस, तो गो अहेड। लोग वो उससे होगा क्या अगर एयर ड्रॉप मिल गया? तो लोग क्या करेंगे? खर्चा ही तो कर देंगे, या आप कह रहे हो कि वो इकोनॉमी में ट्रांजैक्ट करना शुरू कर देंगे?
बिल्कुल करेंगे। आप सिंपल सी बात है, अगर आपके पास यूएसडीटी आ गया, आपके पास 10 यूएसडीटी आए, तो आप किसी को बेचोगे? अ, जब आप मैं किसी इधर को बेचो हाँ, मैं इधर जैसे ईरान का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, क्योंकि ईरान हुँ, की एक स्थिति खराब है इस टाइम। तो ऐसा हो सकता है, अब मुझे थोड़ा मैं ना डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। पहले देश की स्थिति खराब करो, उसको उसकी स्थिति में उसकी करेंसी को डाउन खत्म कर हाँ, दो। खत्म करने के बाद उस करेंसी से लोगों का विश्वास हटाओ। लोगों का विश्वास हटा के उन लोगों के वॉलेट्स में यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन के रूप में एयर ड्रॉप मार दो। एयर ड्रॉप मारने हाँ, के बाद वो अपनी करेंसी को छोड़ के लोग उस करेंसी में यूएस डॉलर की जो करेंसी स्टेबल कॉइन में उसमें डील करना शुरू कर देंगे। हाँ, और एक तरीके का ब्लडलेस अटैक है। जब इकोनॉमी में लोग यूएस डॉलर को यूज करना शुरू कर देंगे तो कंट्रोल तो हो ही गया आपका। फाइनेंशियल हाँ। सॉवरेनिटी तो खो ही दी। आपने आप आज अपने देश की खो दी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी। हाँ, तो आप खुद से पूछ कर देखिए, क्या हुँ, टर्की रोक सकता है? क्या ब्राज़ील, अर्जेंटीना रोक सकता है? अर्जेंटीना में तो ऑलरेडी हो गया डॉलराइज़। ईरान रोक सकता है, बांग्लादेश रोक सकता है, श्रीलंका रोक सकता है। आप ये देखिए कि जो-जो देश हाई इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट और फॉरेन एक्सचेंज फ्रंट के ऊपर आईएमएफ के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, वो अमेरिका के इस क्रिप्टो एयर ड्रॉप सिस्टम को रोक ही नहीं पाएँगे। तो ये तो एक तरीके का ऐसा है जैसे कि आपने मोबाइल के अंदर फाइनेंशियल वायरस छोड़ दिया। हाँ, डॉलर को मैं फाइनेंशियल वायरस कहूँगा। क्या नाम दिया है आज? फाइनेंशियल वायरस। एक ऐसा फाइनेंशियल वायरस जो आप शरीर की जगह वॉलेट में उतारते हो और वो वायरस जैसे ही वॉलेट को छोड़ता है, वो फैलने लग जाता है और हुँ, इकोनॉमी कब उस वायरस की चपेट में आ जाती है और उसकी डोज़ अभी तक बनी नहीं। उफ़! हाँ। और ये सिर्फ़ एक कॉइन के ज़रिए नहीं होगा, मैं आपको हुँ, बार-बार कह रहा हूँ। हुँ। वो हाँ, कम से कम 100 किस्म के 100 समझ कंपनियों गया। को स्टेबल कॉइन इश्यूर बना रहा है। और सुनिए, मज़े की बात, जितनी भी ये कंपनी है, ये सब अमरीकी है। हाँ, और क्लैरिटी एक्ट भी अमेरिका में हो रहा है। तो मैं ये कह हुँ, रहा हूँ, हुँ, बार-बार मैं लोगों को कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका क्रिप्टो को ग्लोबल फ़िएट हुँ, करेंसीज़ के खिलाफ एज़ अ वेपन यूज़ कर रहा है, तो हुँ, ग्लोबल कंट्रीज़ के पास क्रिप्टो का डिफेंस बनाए बिना कोई चारा नहीं है। इसीलिए मैं हुँ, ऑन चेन सॉवरेन करेंसी फ्रेमवर्क की बात करता हूँ, ओसीएससी की हुँ, बात करता हूँ। देखिए, अगर अमेरिका और चाइना आपस में लड़ें, तो वो तो एक-दूसरे का थोड़ा नुकसान करेंगे, थोड़ा फ़ायदा करेंगे। हुँ, पर अगर अमेरिका और इंडोनेशिया या अमेरिका या साउथ अफ्रीका या अमेरिका या इंडिया आपस में लड़ेंगे, तो कोई लड़ाई ही नहीं है। मतलब छोट कमज़ोर पार्टी का नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो इसलिए घूम फिर के एक ही चारा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को, गरीब कंट्रीज़ को फ़िएट करेंसी की मोनोपोली के चक्कर में पड़ने की बजाय क्रिप्टो बेस्ड ऑन चेन सॉवरेन करेंसी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। और जिसके अंदर डेटा, लैंड, केयर, गोल्ड, सिल्वर, कंप्यूट जैसे एंकर्स के जरिए हुँ। मल्टी करेंसी कम्युनिटी करेंसी मॉडल बनाना पड़ेगा। यही एक रास्ता है। आप जब बाहर वाले के अटैक से अपने आप को नहीं बचा सकते, तो बेटर होता है आप अपने आप को अंदर से एंटी फ्रेजाइल बना लो। यही एक चारा है। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको पता है। और आप अब मैंने आपने आँखें खोल दी, क्योंकि मैं अब देशों को इस तरीके से एनालाइज़ कर रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में देश आ रहे हैं कि पहले उसके साथ क्या करा। पहले उसको फाइनेंशियली उसको वीक करा, फिर उसकी करेंसी डॉलर के सामने ज़ीरो कर दी। मतलब उसकी जो वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू उसकी ज़ीरो कर दी। ऐसे ही आज ईरान की ज़ीरो हो गई, आपको पता ही है। सिमिलरली वेनेजुएला में जाते थे, वहाँ ज़ीरो हो गई थी। सिमिलरली अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में गए थे, अर्जेंटीना में ज़ीरो हो गई थी। ब्राज़ील में काफ़ी गिरी हुई है। और आप कोलंबिया की पकड़ लो, क्यूबा की ज़ीरो है। तो ये बेसिकली क्या है कि परफेक्ट स्टेबल कॉइन्स एक तरीके का फाइनेंशियल वायरस है। पहले इकोनॉमी को ज़ीरो करो, उसके बाद वहाँ पे वो वायरस छोड़ दो, वो वायरस लोगों में फैल जाएगा, फिर वो वायरस से लोग ग्रस्त हो जाएँगे, फिर वो वायरस को आप हटा नहीं पाओगे। अब एक बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे। वेनेजुएला तेल बेच रहा था, 80% तेल यूएसडीटी में बेच रहा था। लेकिन उसको सॉवरेनिटी की बात मैं कर रहा हूँ, एक हो गई नेशनल लेवल की सॉवरेनिटी, एक हो गई रिटेल लेवल की सॉवरेनिटी, जो इंडिविजुअल की सॉवरेनिटी और नेशन की सॉवरेनिटी।
नेशन की सॉवरेनिटी उसको लगा कि यार तेल तो बेच दूँगा यूएसडीटी में, लेकिन ये तो मेरा फ्रीज़ हो सकता है, तो उसने इमीडिएटली बीटीसी में कन्वर्ट किया। अपने 80% तेल को बेचता था, फिर बीटीसी में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन जो जनता थी वो यूएसडीटी ही यूज़ कर रही है। इससे ये पता लगता है कि इस वायरस से भिड़ने का नेशंस के लिए इलाज सिर्फ बिटकॉइन है और इंडिविजुअल लेवल पे तो इलाज ही नहीं है अभी। मतलब सो आपकी बात से मैं अब ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि स्टेबल कॉइन तो बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ा इसको ये कह लो कि जीनियस स्ट्रोक है इसका, फिर तो इसको हम जीनियस जिसको हम पागल कह रहे हैं, एक्चुअली में वो पागलपन नहीं है, वो जीनियस एक्ट फटाफट इसीलिए क्लियर करा उसने कि हाँ, हम इस वायरस को जितनी जल्दी दुनिया में छोड़ देंगे, उतनी जल्दी हम अपना वो बना लेंगे। देखिए काशिफ, अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प के ओवरऑल देखिए, रेगुलेटरी लेवल पर उसने क्लैरिटी एक्ट, जीनियस एक्ट, मार्केट स्ट्रक्चर एक्ट वो सारे बना लिए हुँ, 1 साल पहले ही, ठीक? उसने जो भी क्रिप्टो के ऊपर खाम-खा के नेगेटिव केसेस थे, वो सारे केसेस विथड्रॉ कर लिए, हुँ? सीजे को छोड़ दिया और दूसरे जो हुँ। प्राइवेसी के केसेस थे, वो भी विथड्रॉ कर लिए। सवाल ये है कि उसकी जो स्पीड ऑफ एक्शन है, जितनी तेज़ी से उसने डोनाल्ड ट्रम्प ने माडुरो को कैप्चर किया और वहाँ से पिक आउट कर लिया। और आप ध्यान से देखिए पिछले 3 साल में उसने पहली लड़ाई शुरू करवाई थी यूक्रेन में, खुद नहीं शामिल हुआ। फिर लड़ाई शुरू करवाई फ़लस्तीन में, खुद शामिल नहीं हुआ। हुँ। कोलंबिया के अंदर, खुद शामिल नहीं हुआ। जस्ट हल्का-सा किया। क्योंकि जब एक सुपर पावर की पावर डाउन जा रही होती है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है अपनी ताकत बचाना, पर दूसरे की ताकत को खत्म करना। तो अब रशिया इस चक्कर में एक छोटे से यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता कि वो बेचारा अकेला यूक्रेन के साथ लगा हुआ है। जो अपना चाइना है, वो अकेले ताइवान के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो कोलंबिया या वेनेजुएला के अंदर मडूरो को प्रोटेक्ट करने नहीं आया या कोलंबिया के लीडर को प्रोटेक्ट करने नहीं आया। आप ध्यान से समझिए कि ये एक बेसिकली आपने छोटा-सा प्यादा चला, दूसरे को लगा कि आपका नुकसान हो रहा है और उधर से आपने उसका राजा मार दिया, शहमात हो गई। तो बेसिकली हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम डोनाल्ड ट्रम्प के टेंट्रम्स के अंदर इतने उलझे रहते हैं कि उसकी बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे वो असल में उस टेंट्रम के जरिए क्या छुपा रहा है, हम उसके बारे में सोचते ही ओह! नहीं। यहाँ पे आपका पॉइंट मैं एग्री करता हूँ। बेसिकली इसको मैं समराइज़ करता हूँ। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें वो नाटक दिखा रहा है स्टेज पे, तुम ऑडियंस हो, नाटक तुम्हें पसंद आ रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प को पता है कि इस दुनिया में डिजिटल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, जिसके थ्रू अपने नाटक को, अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं और लोगों को उसमें ग्रस्त रह सकते हैं। हम्म, आप देख रहे हो नाटक, नाटक के पीछे हमेशा मंच के पीछे एक पर्दा होता है। उस पर्दे के पीछे, स्टेज के पीछे क्या हो रहा है, वो आपको दिख ही नहीं रहा है और वो अपना काम बहुत शांति से कर रहा है। अमेरिका को ये पता है कि उसका डेट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। डोनाल्ड ट्रम्प को पता है कि मेरे को ये डेट रिफाइनेंस करना है। अभी 2026 में 8-9 ट्रिलियन का तो उसको रिफाइनेंस करना है। तो उसकी प्लानिंग और ये डेट रीपे करना इम्पॉसिबल है, क्लोज़ टू इम्पॉसिबल। लेकिन इतना ही डेट आगे वाली जनरेशन को भी चाहिए अमेरिका के। डेट तो तभी इश्यू करेंगे जब कोई लेने वाला होगा, ठीक है? तो आपको लगता है सर कि अपनी नाकामियों को छुपाने का और अपने डेट को, जो ये अनकंट्रोलेबल डेट है, इसको भी मैनेज करने के लिए ये नाटक दिखाया जा रहा है दुनिया को और पीछे कुछ और हो रहा है? काशिफ देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि डेट इनका इतना ज्यादा बड़ा है, ये अकेले डोनाल्ड ट्रम्प का कोई कसूर नहीं है, ये पूरे अमेरिकन सिस्टम का कसूर है। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प की हालत ऐसी है कि अगर उसने एक पुरानी रोल्स रॉयस कार, 70 साल पुरानी रोल्स रॉयस कार, जिसकी एवरेज नहीं है, जो ज़्यादा दूर तक जाएगी नहीं, पर उसको खरीद लिया है, तब वो हुँ, रोल्स रॉयस के अंदर उसको बैठ के जो करना है वो करेगा ही करेगा, ठीक है? तो अमेरिका उसकी वो बूढ़ी रोल्स रॉयस कार जैसा है कि उस कार की अच्छाइयाँ और कार की कमियाँ उसको दोनों एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, तो वो कर भी रहा है। अब अमेरिका को मनी प्रिंटिंग करनी ही पड़ेगी।
मनी प्रिंटिंग एक ऐसी चीज है कि अगर वो आइसोलेशन में करेगा, तो जो कंट्री सिल्वर और गोल्ड का गेम खेलेगा, उसके सामने वो हार जाएगा। इसलिए वो मनी प्रिंटिंग आइसोलेशन में नहीं कर रहा है, मनी प्रिंटिंग एक एक्सपेंसिव पॉलिटिकल एक्शन में कर रहा है, जहां पर वो वेनेजुएला पर कब्जा करता है, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करता है, कोलंबिया पर कब्जा करने की बात करता है। वो ये सारी चीजें इसलिए कर रहा है कि कोई भी उसके खिलाफ अगर खड़ा होता है, तो उसको वो इतनी धमकियां लगा दे कि वो उसके खिलाफ खड़ा होने से पहले 100 बार सोचे। और इस बीच वो अपना जो कुछ भी करना चाहता है वो करेगा। तो वो मनी प्रिंटिंग कर रहे हैं, और मनी प्रिंटिंग वो एक और बहुत बड़े लेवल पर करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका बिगेस्ट एवर मनी प्रिंटर एज में एंटर कर चुका है। आज जो 40 बिलियन डॉलर पर मंथ है, ये कुछ महीनों बाद 400 बिलियन डॉलर पर मंथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर उनको बचाने के लिए मनी प्रिंटिंग करनी ही पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के अंदर जो लोगों का पेंशन फंड का पैसा है, मेडिकेयर का जो पैसा है, जो सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस वगैरह का पैसा है, जो लोगों ने अपनी उम्र भर की सेविंग्स जमा कराई हुई हैं, अगर आप पूरे अमेरिका के जीडीपी को हटा के एक्चुअल अमेरिका के बजट को देखें, तो अमेरिका की बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट का मतलब है कि आज आपके एसेट्स कितने हैं और आपकी लायबिलिटीज कितनी हैं। उनकी लायबिलिटीज लगभग 220 ट्रिलियन की हैं और एसेट्स 185 ट्रिलियन के हैं। यानी कि 35 ट्रिलियन डॉलर का गैप अमेरिका आज की तारीख में झेल रहा है। बट क्योंकि ये 35 ट्रिलियन डॉलर एकदम से नहीं पे करने होते, आपको हर महीने जो आप अपने एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड या मेडिकल की जो किस्तों में पे करते हो, तो उस तरह से देने होते हैं। तो इसलिए अमेरिका क्या कर रहा है कि धीरे धीरे डॉलर को डीवैल्यू कर रहा है। जितना डॉलर को डीवैल्यू करता जाएगा, उसके लिए सारी चीजें पे बैक करना आसान हो जाएगा। तो सर डिबेसमेंट डी-वैल्यू का क्या मतलब है? थोड़ा-सा हमारे यहाँ ऑडियंस को समझ आएगी। कई डी बार हम ये वैल्यू का वर्ड हाँ, हाँ, देखिए, डी वैल्यू का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर आज आपकी इकोनॉमी के अंदर 10 ट्रिलियन डॉलर के आपने नोट छापे, हुँ, वो 10 ट्रिलियन डॉलर आपने फेडरल रिजर्व के जरिए छापे, और वो 10 ट्रिलियन के अगेंस्ट आपके देश के एसेट्स की एक वैल्यू आएगी, एक प्राइस आएगा। अब आपने वही इकोनॉमी के अंदर 15 ट्रिलियन के नोट छाप दिए। जो 15 हुँ, ट्रिलियन के, तो सेम अमाउंट ऑफ मनी अब उन्हीं हायर अमाउंट ऑफ मनी सेम अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के पीछे जाएगी, तो महंगाई बढ़ेगी। गॉट इट? हुँ, बट महंगाई जो बढ़ेगी, अगर वो कंट्रोल्ड तरीके से बढ़े, तो उसको कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे कि अमेरिका के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं, अंडे है, ब्रेड है, उन चीजों के दाम तो पिछले 5 सालों में 30% बढ़ गए हैं। बट ऑयल के प्राइसेस फिर कम आ गए हैं। तो वो क्या कर रहा है, लोगों को एक तरफ से थप्पड़ मारता है और दूसरी तरफ से पलोस देता है। तो इस गेम के जरिए जो वो दुनिया के साथ खेल रहा है, वो अपने देश के लोगों के साथ भी खेल रहा है। तो ये एक पॉलिटिक्स का एक स्पेशल तरीका है, डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम रियल एजेंडा। तो इसलिए उसके पास अपनी सोसाइटी के अंदर एक सर्टेन पॉपुलेशन को खुश रखना बहुत जरूरी है, और इस समय दो किस्म की पॉपुलेशन को खुश रखना उसके लिए बहुत जरूरी है। एक, वो जो टॉप 10% बूमर्स हैं जिनके पास स्टॉक्स हैं, और दूसरे वो जेनजी और मिलेनियल जिनके पास क्रिप्टो है। तो इनको खुश रखने के लिए उसको मनी प्रिंटिंग भी चाहिए, उसको स्टेबल कॉइन भी चाहिए, उसको क्रिप्टो लेजिस्लेशन भी चाहिए, और उसको क्रिप्टो का बुलवेव भी चाहिए। तो ये सारी चीजों से वो अपने देश में किसी भी किस्म की रिबेलियन को कंट्रोल कर सकता है, सप्रेस कर सकता है। राइट। सर एक बात बताइए, इंडिया से इतना जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है वो, टैरिफ लगा दूँगा 500% तुमने रशिया से तेल लिया तो
पीछे उसके काफ़ी सारे रिमार्क्स थे, इंडो पाक वॉर पे भी उसने काफ़ी कुछ बोला है। क्लियर ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रम्प का इंडिया के प्रति जो पर्सपेक्टिव रहा है, वो दूसरे टर्म में काफ़ी विपरीत रहा है, जो उसका पहले टर्म में था। ये अगर हम जीनियस और मैडनेस के पर्सपेक्टिव से क्योंकि डिस्कशन कर रहे हैं, इंडिया के प्रति जो उसका रुझान और जो रिसेंट टाइम पे जो उसके पर्सपेक्टिव रहा है, जो उसने चीज़ें बोली हैं, ये जीनियस पर्सपेक्टिव से आप इसको और मैडनेस के पर्सपेक्टिव से किस चीज़ में फ़ॉल करता है? क्या चल क्या रहा है? देखिए, मैं बहुत पुराने उसी बात से शुरू करूँगा कि वो लेटर्स ऑफ मार्क एंड रिप्राइज़ल मॉडल को देखिए, हुँ, कि अमेरिका अब साउथ अमेरिकन या अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी सुपर पावर बचाने के बारे में सोच रहा है। एशिया और यूरोप में अपनी सुपर पावर बचाने के बारे में नहीं सोच रहा। अभी नहीं सोच रहा। तो अब बिल्कुल उसने वो सोचना बंद कर दिया है। अब हुँ, वो उसकी कोशिश सिर्फ ये है कि यूरोप और एशिया के अंदर कोई चैलेंजर ना पैदा हो सके, तो इसलिए यूरोप में उसने सबसे पहले रशिया को दबाने के लिए यूक्रेन वॉर शुरू करवा दी। हुँ, अब चाइना को दबाने के लिए वो कुछ ना कुछ करता रहता है, जैसे ताइवान का एक इशू है, या इंडिया को वो कंफ्यूज करना चाहता है, क्योंकि इंडिया भी एक पोटेंशियल चैलेंजर बन सकता है, हुँ, तो इंडिया हुँ, को भी कंफ्यूज कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अगर अगर आज दुनिया के अंदर पॉलिटिकल क्लैरिटी के अंदर अगर 100 में से नंबर देने हो, तो डोनाल्ड ट्रंप को 100 में से आप 90 नंबर देंगे, चाइना को 100 में से 75 नंबर देंगे, और बाकी कंट्रीज को, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो इंडिया है, वो 100 में से 25 या 35 नंबर देंगे। दुख हुँ, की बात ये है कि दुनिया में ताकत हमेशा रिलेटिव होती है। अगर आपकी क्लैरिटी 100 में से 25-35 के बीच में है, तो आप उस इंसान से हार जाएँगे जिसकी क्लैरिटी 100 में से 95 है, 90 है, या 85 है, या 75 है। आज चाइना की अपनी पॉलिसी है, अमेरिका की अपनी पॉलिसी है। व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ द रेस्ट? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या सोच रहा है? मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, ये अपने आप को अगले 5 साल से अगले 50 साल तक एंटी फ्रेजाइल कैसे बनाएगा, इसको इसके बारे में फैसला करना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है, ऑन चेन सॉवरेन करेंसी। स्टेबल कॉइन नहीं है, क्योंकि इंडिया का स्टेबल कॉइन अमेरिका के स्टेबल कॉइन के सामने सस्ता ही होगा। अगर आईएनआर यूएसडी रेशो 91 है ना, तो यूएसडी स्टेबल कॉइन और आईएनआर स्टेबल कॉइन रेशो 96 होगी, 1:96 होगी। आप लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में जो खेल अमेरिका ने शुरू किया था, उसी खेल में अमेरिका को नहीं पछाड़ सकते। आपके देश की करेंसी इन्फ्लेशनरी है। आपकी इन्फ्लेशन 8% 10% तक जाती है, उनकी इन्फ्लेशन 2 या 3% जाती है। आप एक तरफ कहें कि हमारी देश की इकोनॉमी जो है, हम रेगुलेशन नहीं करेंगे क्रिप्टो का, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप पिछले 10 साल में कंटिन्यूअस डॉलर के मुकाबले में ₹63 से ₹91 पर आ गए। तो इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी डॉलर का स्टेबल कॉइन का मुकाबला कर ही नहीं सकती, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, वेनेजुएला हो, ईरान हो, कोई भी हो। उसको ऑन चेन सॉवरेन करेंसी मॉडल में आना पड़ेगा। गोल्ड बैक, डाटा बैक, लैंड बैक्ड, रियल एसेट्स, रियल वर्ल्ड एसेट्स बैक्ड सॉवरेन करेंसी मॉडल लेके आने पड़ेंगे। एक हुँ। लीगल टेंडर नहीं, डुअल लीगल टेंडर मॉडल लेके आना पड़ेगा। ये बात मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ, और ये बात मैं जब तक मैं कह सकता हूँ, मैं कहता रहूँगा। क्योंकि मुझे ये चीज़ें आज से बहुत समय पहले नज़र आ गई थी कि अमेरिका क्रिप्टो को किस तरह से यूज़ कर रहा है। और ये क्रिप्टो का बियर वेव भी डेलिबरेटली लेके आया गया था, ताकि जब क्रिप्टो का बुल वेव आए, तो लोग इतने पागलपन से क्रिप्टो के अंदर आए कि फिएट करेंसीज, इन्फ्लेशनरी कंट्रीज की फिएट करेंसीज को लोग भूल जाएं। और यही हो रहा है।
लास्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट के कुछ एक आध क्वेश्चन कि डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी और देश में होता, तो क्या इतना ही इफ़ेक्टिव होता? अमेरिका में पैदा होना और अमेरिका में जीनियस और मैडनेस होना अफ़ोर्ड कर सकता है या वहीं पे ये चीज़ पॉसिबल है? अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी और देश का प्रेज़िडेंट होता, तो इतना इफ़ेक्टिव होता इस स्ट्रैटेजी से? देखिए, ये खेल सिर्फ वही खेल सकता है जिसने जो नेटवर्क इफेक्ट्स का धनी है। नेटवर्क इफेक्ट्स के अंदर अगर आज दुनिया में कोई 2-3 लोग आते हैं जो ये खेल खेल सकते हैं, तो पॉलिटिकल लेवल पर जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो डोनाल्ड ट्रंप है और कॉर्पोरेट लेवल पर जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो इलॉन मस्क है। इन दोनों के अलावा ऐसा कोई तीसरा प्लेयर नहीं है जिसके पास इस कैटेगरी के नेटवर्क इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि टेस्ला या इलॉन मस्क अपने किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करता है। वो ट्विटर पर आता है और एक वीडियो लॉन्च कर देता है और उसकी मार्केटिंग हो जाती है क्योंकि उसके 80 मिलियन फॉलोअर से ज्यादा है। इसलिए हमें सोशल मीडिया पावर जो है वो कैसे इस्तेमाल करनी है, बाकी देशों के लीडर्स इस इनके कहीं करीब भी नहीं आते। हुँ। हुँ। सर, ये बताइए, आज गोल्ड $4710 से ऊपर चला गया पर आउंस। ये क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस बात पे मैं डिस्कशन करना ज़रूरी है। ये इसका श्रेय भी आप इस मैडमैन या जीनियस को देना चाहते हैं कि ये कहीं न कहीं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो खराब हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से खराब हुआ। आज गोल्ड 4710 पर आउंस हो गया है। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है, स 8300-8500 टन के आसपास। क्या ये भी कुछ मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि ये तो उसे पता था कि जब मैं ये चीज़ें करूँगा तो गोल्ड कहाँ का कहाँ पहुँचेगा। तो ओवरऑल आपका क्या टेक है इस बढ़ते हुए गोल्ड के भाव पे? और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है गोल्ड और सिल्वर? काशिफ, इसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब है। आप 1980 से लेकर 2024 तक का फेज देखो। हुँ, 1980 से लेकर 2024 तक जब भी गोल्ड बढ़ा, गोल्ड को डाउन कर दिया गया। कैसे हुँ, किया? पेपर डेरिवेटिव्स के जरिए। अगर गोल्ड की मार्केट में फिजिकल गोल्ड की डिमांड 10 बिलियन डॉलर की है, तो पेपर डेरिवेटिव्स के जरिए गोल्ड की आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर दी गई 2 ट्रिलियन डॉलर की। हुँ। अब 2 ट्रिलियन और कहाँ 50 बिलियन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जो गेम अमेरिका इतने सालों से खेल रहा था, गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को कंट्रोल कर रहा था, उसमें से आज वो गेम कुछ वो खुद जानबूझ के छोड़ रहा है और खुद कुछ गेम इंडिया और चाइना के खेलने के कारण उसके हाथ से छूटी है, खासकर सिल्वर के मामले में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अमेरिका को गोल्ड के भाव बढ़ने में फायदा ही फायदा है। चाइना को भी और है? ऑफ कोर्स, बट द पॉइंट हियर इज चाइना की सरकार के पास इन अनऑफिशियली 30,000 टन गोल्ड है, पर भारत की सरकार के पास सिर्फ 800 टन गोल्ड है, जबकि भारत की जनता के पास 30,000 टन गोल्ड है। दोनों चीजों में गहरा फर्क है। अमेरिका की ही सरकार के पास 8,000 टन गोल्ड है। तो चक्कर ये है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसके लोग असल में अमीर हैं, पर फिएट करेंसी के पुराने टेंडर मॉडल के जरिए, सेंट्रल बैंकिंग के जरिए उनको गरीब रखा जाता है। जबकि मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज इंडिया अपने लोगों को गोल्ड बैक्ड करेंसी इशू करने की ताकत दे दे, करना क्या है? एक इंसान के पास मान लीजिए 50 तोले सोना है। गोल्ड 50 तोले सोना जमा कर दिया क्या? वो एक गोल्ड बैंक में जाके जमा करा दे, और गोल्ड बैंक में जमा जब करवाएगा तो उसको उसके बदले में वो मान लीजिए आज की तारीख में 1.5 लाख का तोला गोल्ड है। तो 1.5 लाख हुँ, तोला का गोल्ड मतलब है कि 75 लाख का गोल्ड है। वो 75 लाख का इंडियन गोल्ड डॉलर प्रिंट कर ले।
ये लीगल टेंडर 2.0। ओके। हम्म, अब ये 75 लाख के ऊपर उस इंसान को कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3% पर एनम साइनरेज फीस देने की जरूरत है। हम्म, 1% सेंटर के पास, 1% स्टेट के पास, 1% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत के पास। बेसिकली हम्म, सरकारों को क्या चाहिए, पावर को क्या चाहिए? नंबर वन, प्रोटोकॉल सेट करने की ताकत। नंबर दो, मनी प्रिंटिंग का रेवेन्यू। दोनों मिल रहे हैं। ठीक है। अब जनता को क्या चाहिए? जनता को ना इनकम टैक्स चाहिए, जनता को हम्म, ना इंटरेस्ट चाहिए, दोनों मिल गए। अब हम्म। आप थोड़ी देर के लिए 30,000 टन गोल्ड को ऐसे अनलॉक करिए, तो $5 ट्रिलियन का अनलॉक होता है। ओ, जबकि रातों रात। इंडिया, यस, ये इंडिया के मतलब जीडीपी से हमारे बड़ा है। हम सिर्फ, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी रातों रात हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हम्म, $5 ट्रिलियन का तो अनलॉक होगा। अनलॉक उससे होगा जो पाँच। वैल्यू होगी वो 5x 10x हाँ, होगी। तो वो M3 जैसे हम देखते हैं, तो वो मतलब वो एग्जैक्टली। डेरिवेटिव्स में। हाँ। हाँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हम्म, हियर इज कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप छोटे देशों को, गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को थप्पड़ मार रहा है और उनकी फीड करेंसीज को नेस्त नाबूद कर देगा, और कुछ वो करेगा और कुछ एआई कर देगा। हमारे पास लीगल टेंडर वर्जन 2.0 बनाने के बजाय वाया ऑन चेन सॉवरेन करेंसी मॉडल कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम एक ऐसे अमीर मुल्क हैं जो गरीबों की तरह जीने पर मजबूर हुए हुए हैं बिकॉज ऑफ आर फेक सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसीज। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा देश हैं कि रिटेल के पास जो गोल्ड है उसको काम पे लेके आए जो कि उसके हित में भी आए, क्योंकि देखिए आज किसी के पास गोल्ड है लेकिन बहुत सारे लोगों के पास गोल्ड होता है लेकिन उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत पुअर होता है, क्योंकि गोल्ड बेचते नहीं है वो, गोल्ड उनके पास रखा रहता है, लेकिन जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत पुअर होता है। बिकॉज़ गोल्ड जनरली घरों में इसीलिए रखा जाता है कि भई बुरे टाइम पे काम आएगा या अशुभ माना जाता है। इनफैक्ट कई सोसाइटीज़ में आज भी गोल्ड को बेचा नहीं जाता। तो गोल्ड अगर इकोनॉमी में वापस इस तरीके से आता है जैसे आपने सजेस्ट किया, तो आरडब्ल्यू इन टोकनाइजेशन। आरडब्ल्यू टोकनाइज़ेशन तो एक तरीके से ये उस रिटेलर को भी फ़ायदा देगा, क्योंकि उसका एक्चुअली में उसको उतने गोल्ड की वैल्यू की चीज़ मिल गई जिसको वो यूज़ कर सकता है, जिसको वो ट्रांज़ैक्ट कर सकता है। और इकोनॉमी के अंदर इतनी बड़ी गोल्ड अनलॉक हुआ और उससे क्या है कि 4 गुना 5 गुना उतने का वैल्यू, मतलब मेरे को हिसाब से 15 से 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी अचानक ऐड हो जाएगी। हाँ, तो यही तो है ना कि अगर आपके पास इंडियन गोल्ड डॉलर के 10 टोकन पड़े हुए हैं, एक टोकन मान लीजिए 1 माइक्रोग्राम का है, क्या यूएसडी स्टेबल कॉइन आपको मजबूर कर सकता है कि आप अपना इंडियन गोल्ड डॉलर के टोकन बेचेंगे? कभी नहीं कर नहीं, सकते। नहीं, क्योंकि डॉलर गोल्ड के सामने डॉलर की वैल्यू बहुत तेज़ी से यस, घटती है। हुँ। यस। इसलिए मैं तो बार-बार कह रहा ये हूँ, तो करारा जवाब है यूएस स्टेबल कॉइन्स को। मैं जवाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हुँ, हूँ कि जब आपके ऊपर कैंसर का अटैक होता है हुँ, या हुँ, एड्स का अटैक होता है, तो वो इसलिए हो पाता है कि आप अंदर से कमज़ोर हैं। हमारी हुँ, इन्फ्लेशनरी रूपी ने सेंट्रल बैंकिंग की पॉलिसीज़ के कारण या हमारी पॉलिटिक्स के कारण हमें अंदर से इतना कमज़ोर कर दिया है कि जनता अब स्टेबल कॉइन्स की तरफ भाग रही है। हमें वो मॉडल चेंज करना पड़ेगा। अगर हम सेंट्रल बैंकिंग के इन्फ्लेशनरी मॉडल के साथ चिपके रहेंगे, तो अमेरिका के लिए अगले 5 साल में रुपये को तबाह करना बहुत आसान है। इनफैक्ट बहुत तेज़ी से हमारी करेंसी की वैल्यू गिरी है डॉलर के सामने, और आई थिंक हमें बहुत जल्दी ये एक्शन लेना पड़ेगा। बट अगेन बात उसी पे आती है कि क्या ये चीज़ें जो अमेरिका में एक डोनाल्ड ट्रंप कर पा रहा है, चाहे आप उसको जीनियस कहो या उसे मैडमैन बोलो, एक्चुअली में शायद बात वहीं पे इस पॉडकास्ट के एंड पे आ जाती कि कई बारी एक ऐसा लीडर चाहिए होता है जो बहुत एक्सट्रीम डिसीजंस लेता है इकोनॉमी के लिए, देश के हित के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी चीज़ें उसकी देश के हित के लिए हैं या कुछ उसके पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं, जैसे कि मीम कॉइन को लॉन्च करना। बट ओवरऑल इफ यू सी व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ काइंड ऑफ फॉर अमेरिकन,
for American population, you know, and and for the future of America. आज अगर उसका वेनेजुएला पे आज तेल के उस पे उसका अगर कंट्रोल है, तो इट इज ओनली गोइंग टू हेल्प अमेरिकन्स. सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अमेरिकन्स इट इज गुड. From the perspective of world, it obviously it might not be good, but the whole debate here is कि बॉस कई बारी फैसले आज जिस तरीके के सिनेरियो बन रहे हैं दुनिया में, किसी भी देश का लीडर अब मीडियोक्रेसी से सोचे कि मैं डॉलर के और अमेरिका के इस प्लान से बच जाएंगे हम, पॉसिबल नहीं है. वी हैव टू टेक सम ड्रास्टिक एक्सट्रीम risk taking steps, and we have to do something extraordinary to meet to face the extraordinary situation. यस, जिसे मैं कहता हूँ कि बी एंटी फ्रेजाइल फ्रॉम विदिन. हर हम्म, दुश्मन का, हर अटैक का मुकाबला करना तभी पॉसिबल है अगर आप अंदर से मजबूत होंगे. मैं इसको बी इस एनालॉजी एंटी फ्रेजाइल. मैं इसको इस एनालॉजी से एग्जांपल दूंगा कि कई बारी क्रिकेट के अंदर T20 में 3 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं, लेकिन अचानक चौथे नंबर पे ग्लेन मैक्सवेल आता है या कोई ऐसा एक खिलाड़ी आता है जो हमें लग रहा होता है कि 3 विकेटें जल्दी गिरी हैं, ये भी डिफेंस करेगा. लेकिन वो आता है और आते ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क टेकिंग से गेम का पासा ही पलट देता है. तो हम ये कहते हैं कि यार क्या ही इनिंग थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग थी यार, जबकि सिचुएशन बड़ी डिप्रेसिंग थी. तो कई बारी आज वही बल्लेबाजी का टाइम आया है. या तो हम विकेटों को गिरते हुए देख लें, क्योंकि डिफेंस करके भी कोई फायदा नहीं होना है, अल्टीमेटली आपकी विकेट झड़ जाएंगे. तो क्यों ना जिसे कहते हैं कि एट टाइम्स attack is the best defense, offense is the best defense, right? So with this thought I think सुनील सर बहुत ही अच्छे क्लोजर पे हमारा ये एंड हुआ, और हमने ये भी नहीं बोला कि वो जीनियस है या मैडमैन है. अब ये जनता डिसाइड करे. कई बारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन रिक्वायर जीनियस पीपल, एंड एट टाइम्स इट रिक्वायर्स मैडमैन एज वेल, जो मैं समझा इस पॉडकास्ट से. जनता क्या समझी वो कमेंट करके बताएगी. एंड मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. और अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक हो तो गाइस प्लीज उसे कमेंट करिएगा. थैंक यू वेरी मच सर.